मुझे ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरफ जाऊं। मेरा हंसता खेलता परिवार एक झटके से बिखर गया था। मेरे मासूम बीवी बच्चे समय से पहले इस दुनिया से जा चुके थे। फिर ज़िंदगी ने ऐसी करवट ली कि मेरा नाम सनी है। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। जब से मेरी शादी हुई थी मेरी माँ बीमार रहने लगी और शादी के कुछ साल बाद जब उसका देहांत हो गया तो ऊपर वाले ने दो बच्चे हमारी झोली में डाल दिए, जिससे मेरा परिवार बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। जुड़वा बच्चों में मेरा एक बेटा और एक बेटी थी। मेरी पत्नी की गोद भर गई थी। तब मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरे पिताजी तो आज से 8 साल पहले मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ चल बसी थी और मेरा कोई भाई भी नहीं था और ना ही मेरी कोई बहन थी। हाँ, मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो गांव में रहा करते थे, मगर मैं अपनी माँ के साथ पिछले कई सालों से यहाँ इलाहाबाद शहर में रहता था। माँ के चले जाने के बाद मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे थे, जो मेरे आने वाले कल का भविष्य थे। जब मेरी माँ इस दुनिया से गई तो मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गया था। मेरी पत्नी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत और मेरी आंखों के तारा थे। मेरी पत्नी बड़ी साधारण औरत थी। उसने आज तक मुझसे कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं उसे जो भी ला कर देता उसी में खुश हो जाया करती थी। मैं हर साल अपने दोनों बच्चों की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाता था। मेरी बेटी का नाम तारा और बेटे का नाम ध्रुव था। टाइम बीतता गया, अब वे दोनों बड़े हो गए थे। अब मेरे दोनों बच्चे 16 साल के हो गए थे। मेरी बेटी की एक दोस्त थी, वह अक्सर हमारे घर आया जाया करती थी और मेरे दोनों बच्चे उसके साथ खेला करते थे। हमारे मोहल्ले में सब धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। वे भी हमारे पड़ोस में रहा करती थी। उसका नाम तमन्ना था। आज मेरे दोनों बच्चों की सालगिरह थी और हर साल की तरह भी मैं ऑफिस से निकलने के बाद बाज़ार गया था, जहाँ से मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदे थे। इस खुशी में मेरे दोनों बच्चे अपना घर सजा रहे थे। बाज़ार में मुझे काफ़ी देर हो गई थी। आज मेरा मोबाइल भी बंद हो गया था क्योंकि उसकी चार्जिंग बहुत कम थी। मगर जब मैं घर पहुंचा तो सामने का मंज़र देखकर मेरी चीखें निकल गई थी। मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। मोहल्ले में काफ़ी सारे लोग मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन मेरा फ़ोन बंद था। मेरी पत्नी और दोनों बच्चों ने घर में आग लगने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ दिया था। मोहल्ले वालों का कहना था कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, मगर जब वे दरवाज़ा तोड़ कर घर के अंदर गए, जब तक मेरी पत्नी और बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से वे सब के सब जल चुके थे। मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गया था। उस वक्त जब मैंने अपनी पत्नी और बच्चों का जला हुआ शरीर देखा था, मैंने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार वाले दिन मेरी बेटी की सहेली तमन्ना बहुत रो रही थी। अभी तो हमारी शादी को 18 साल ही हुए थे और मेरी हमसफ़र मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। मैं बहुत बदनसीब इंसान था। मेरा सब कुछ लुट चुका था। सबका कहना यह था कि हादसा ऊपर वाले की तरफ से हुआ था, इसलिए मैं रो धोकर चुप हो गया था। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। बस इतना काम करता कि 2 टाइम की रोटी खा सकूं। मेरा घर वीरान पड़ा हुआ था। घर आता तो अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती थी। सोचता था कि अभी वे किचन से बाहर निकलेगी और खाना खाने को कहेगी। मेरी बेटी कहेगी, खाना बन गया है पापा, हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे बच्चे भागते भागते मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि पापा, हमने स्कूल में ये काम किया है, हमने वे काम किया है। मुझे वे सारे पल याद आते थे जो मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के संग बिताए थे। मैं जब भी ऑफिस से घर आता तब अपने बच्चों को देखकर मेरे पूरे दिन की थकान उतर जाती थी और फिर मैं उस समय को याद करके खिल उठता था, कमाने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन अब ये सब कुछ मुझसे दूर हो गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी के मकसद बदल लिए थे। मैं लोगों की मदद किया करता था। मेरा काम तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैं शमशान जाता, वहाँ पर लोगों की मदद किया करता था। यानी कि कोई भी अर्थी लेकर आता तो मैं वहाँ पर सबकी मदद करता। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी तो वहीं शमशान में जलाए गए थे। मैं घर आता और रात होती तो मुझे लगता कि सब लोग मुझे जैसे बुला रहे हों। मैं उनकी तस्वीर के पास बैठकर रोता रहता, बातें करता। ऐसा लगता था मेरी सारी दुनिया वहीं पड़ी है। वहाँ पर और लोगों के दुख देखता था तो अपना दुख कम लगने लगता था। एक दिन मैं अपने घर के बाहर बैठा था
तो मेरा एक पड़ोसी कहने लगा, हमारे मोहल्ले में बड़ी अजीब सी बातें हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से शाहिद की बेटी तमन्ना स्कूल से घर आ रही थी, मगर रास्ते में से कोई उसे उठाकर ले गया और उसके साथ रेप करने के बाद वापस गली में फेंक दिया। और शाहिद ने मोहल्ले में किसी से कुछ नहीं कहा। वे डरता था कि मोहल्ले वाले मेरी बेटी का तमाशा बना देंगे। मैंने कहा कि तमाशा तो पहले ही बन चुका है। अगर मोहल्ले वालों को बताएंगे तो कोई उनकी मदद ही करेगा। डीएनए टेस्ट करवाया जाए तो सब पता चल जाता है कि किसने तमन्ना के साथ ऐसा किया था। अगर ऐसे लोगों को सज़ा ना मिले तो फिर दोबारा भी तो किसी के साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं। उस आदमी ने कहा कि यही बात तो आज हम सब मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर कर रहे थे, लेकिन जिसकी बेटी है वही सामने नहीं आना चाहता। वे कहता है कि बस जितना बुरा हमारे साथ होना था वह हो गया है, अब हम अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहते। सुना है कि अब उसका बाप तमन्ना की शादी भी कर रहा है। मैंने कहा कि तमन्ना के ससुराल वालों को ये बात पता चल गई तो वे उस लड़की के साथ और भी बुरा सलूक करेंगे। ये ज़माना तो अच्छी भली लड़कियों को नहीं बख्शता, तो फिर ऐसी लड़कियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। खैर, मैंने इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। फिर एक दिन मैं मंदिर में पूजा पाठ करके घर वापस जा रहा था तो मुझसे एक लड़का टकराया। गलती उस लड़के की थी, मोबाइल में बिज़ी था। मैं तो सीधा जा रहा था और वह खुद ही आकर मुझसे टकरा गया था। मैंने कहा कि बेटा देखकर चला करो। उसने कहा कि बूढ़े तू देखकर चला कर। मैं हैरान रह गया कि उसने मुझे इतने बुरे शब्दों में क्यों कहा, जबकि मैंने तो उसे बेटा कहकर बुलाया था। मैंने उसकी शक्ल अच्छी तरह देख ली थी। वह देखने में ही कोई आवारा लड़का लग रहा था, जिसकी जेब में माँ बाप ने पैसे भर दिए थे, हाथ में महंगा मोबाइल पकड़ा दिया था, लेकिन तमीज़ से बिल्कुल पैदल था। इसलिए उसके साथ बहस करना बेकार था। वह मुझे घूरता हुआ वहाँ से चला गया, पर उसकी शक्ल मेरी आंखों में बस गई थी। मैं सोच रहा था कि कैसी परवरिश की होगी इसके माँ बाप ने कि राह चलते किसी आदमी से टकरा गया तो माफ़ी मांगने की बजाय उसे बातें सुना रहा है। जब इंसान एक्सपीरियंस वाला हो जाता है तो वह शक्ल देखकर पहचान लेता है कि कौन सा आदमी कैसा है। लड़के की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि वह बदमाश है, गली के नुक्कड़ों पर बीड़ी सिगरेट पीने वाला लड़का है। और लड़की की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि परिवार के साथ घुल मिलकर रहने का शौक़ है या सिर्फ फैशन और मेकअप करने का शौक़ है। एक दिन मैं मोबाइल में कुछ देख रहा था कि मेरे सामने एक वीडियो आई। शायद किसी ने बहुत ही एहसास पर एक वीडियो बनाई थी और उसका एक सीन था जिसमें एक बूढ़ी औरत कह रही थी कि मर्द औरत को दफनाने से पहले उनकी दोनों टांगों को अच्छी तरह से बांध दो, आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है। मैं सुनकर हैरान हो गया था कि इंसान कितने हवानाक बनते चले जा रहे हैं। हमारा ज़माना किस तरफ जा रहा है। अभी मैं यही सब सोच रहा था, यही सब कुछ देख रहा था कि एकदम से अपने बच्चों का ख्याल आ गया। न जाने क्यों मुझे उनकी याद इस तरह आई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी मैं अपने आंसू साफ ही कर रहा था कि एक लड़का वहाँ पर भागता हुआ आया। उसने कहा कि वे लड़की तमन्ना जिसके साथ रेप हुआ था, उसका बाप उसकी शादी करना चाहता था। उस लड़की ने ढेर सारी चूहे मारने की गोलियां खा ली हैं और वो इस दुनिया से चली गई है। और अब उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी के जनाजे पर कोई ना आए, क्योंकि अगर लोग आएंगे तो सवाल करेंगे जवान लड़की ने खुदकुशी क्यों की है। मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि मैं उस इंसान को अच्छी तरह जानता था। उसकी बेटी तमन्ना मेरी बेटी की बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने कहा, आप अब क्या करना है? उसने कहा कि जल्दी जल्दी लड़की की कब्र बनानी है, आप मेरे साथ चलिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मेरा दिल भारी हो गया था। मैं अपने आप को इस हालात का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। मैंने अपने बच्चों को भी खुद ही उनकी आखिरी यात्रा के लिए तैयार किया था और शमशान ले गया था। मैं उस दिन को याद करने लगा था और मेरी आंखें नम हो गई थी। मोहल्ले वाले मेरी इज्जत करते थे, उनका मुझ पर भरोसा था। सभी जानते थे कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ जिसकी फैमिली इस दुनिया से जा चुकी है। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। मैं सबको अपने बच्चों की नज़र से देखता था, इसलिए लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे। तभी तो ये लड़का मुझे बुलाने के लिए आया था। इस समय समस्या ही ऐसी थी। तमन्ना का बाप चाह रहा था कि पुलिस के आने से पहले उसे बस जल्दी जल्दी दफन कर दूं। मैं उसके साथ चला गया। उसके बाप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। वे बस यही कह रहा था कि अल्लाह किसी को बेटियां ना दे। बेटियां तो होती हैं बदनामी फैलाने के लिए। अब मैं किस किस को जवाब देता फिरूंगा। उससे पहले कि पुलिस आ जाए, ये काम जल्दी जल्दी करो। मैं अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता।
नहीं तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। मैं सोच रहा था कि तमन्ना की माँ पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि औलाद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत माँ को ही होती है। वे तो रो रही होगी, तड़प रही होगी। सुनने में आया था कि तमन्ना के बाप ने घर में मैयत को 5 मिनट भी नहीं रहने दिया था। जैसे ही पता चला कि बेटी दुनिया से चली गई है, बस कुछ ही मिनटों के अंदर ही मस्जिद से चारपाई मंगवाई और लड़की को कब्रिस्तान ले गया था। कब्र की खुदाई शुरू हो गई थी। मैयत को कब्र में रखने का समय आ गया था। जब मैयत को मुझे पकड़ा दिया गया तो ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि तमन्ना की सांसें चल रही हैं। फिर मैंने सोचा कि मुझे वहम हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। शायद मेरे दिल में मेरे बच्चों का ख्याल आ गया था। शायद मेरा अपना दुख था जो मुझे इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर रहा था। हमने लड़की को दफन कर दिया और जैसे ही उसे दफन किया तो उसके माँ बाप ने कहा कि चलो, मेरी उससे जान छूट गई। मैं हैरान रह गया। उसने अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं की थी। हम लोग दूसरे की शक्ल देख रहे थे। लड़की को दफनाकर वापस आ गए। अभी मुझे घर में आए हुए आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा दिल बेचैन होने लगा। आज उस लड़की को दफना कर मुझे अपने बच्चों और पत्नी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं दोबारा कब्रिस्तान जाता हूँ, जाकर वहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी बेटी और पत्नी की बहुत याद आ रही थी और मेरा ज़ख्म ताज़ा हो गया था। मैं उस समय को याद करने लगा जब मैं अपनी पत्नी और बच्चों का अंतिम संस्कार करके आया था और उन लोगों को शमशान ले गया था, और सोच रहा था कि तमन्ना ने अपनी जान क्यों ली होगी। शायद वे किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी, अपने होने वाले पति को किसी धोखे में नहीं रखना चाहती थी, अपने होने वाले पति को अंधेरे में नहीं रखना चाहती होगी, क्योंकि उसकी इज्जत तो लुट चुकी थी। शायद उसने यही सोच लिया होगा कि ये ज़माना अब उसको कभी भी अच्छी निगाहों से नहीं देखेगा। अभी मैं कब्रिस्तान में कदम रखने ही वाला था कि मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसा मैंने पहले बताया था कि उस लड़की को जब मैं दफना रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह ज़िंदा है। तो इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँचता, मुझे उसकी कब्र पर 2 लोग खड़े नज़र आए। मैंने सोचा कि शायद उस लड़की का बाप है और उसके साथ कोई और आदमी है, जो सबके सामने तो मजबूत बनने के लिए कह रहा था कि अच्छा हुआ मेरी बदनामी का कारण अब ख़त्म हो गया है। लेकिन अब शायद उसे अपने बेटी की याद आ रही होगी और अब रात के अंधेरे में यहाँ आया है। इसलिए मैं पीछे ही रह गया और अपने कदम भी आहिस्ता कर लिए। जब मैंने गौर से देखा तो महसूस किया कि उसका बाप नहीं है, क्योंकि उसका बाप एक मोटा आदमी था और ये दोनों दुबले पतले और छोटी उम्र के लड़के लग रहे थे, जैसे जवान लड़के होते हैं। और उस लड़की का तो कोई भाई भी नहीं था, वे तो बस 5 बहनें थीं। शायद इसीलिए उसका बाप इस तरह से उनके साथ बर्ताव कर रहा था। बेटियों से तंग आ चुका था। बेटी की वजह से उसे बातें सुनने को मिल रही थी। मैं पीछे ही रुक गया, लेकिन अब मुझे उनकी आवाज़ें आ रही थी। मैं इस कब्रिस्तान में पहले भी कई बार आ चुका था, इसलिए मुझे वहाँ की हर जगह मालूम थी। मैं उनकी आवाज़ साफ साफ सुन रहा था। ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि वह तो उस लड़की की कब्र खोद रहे थे, बल्कि खोद चुके थे। अब शायद मैयत को बाहर निकालना चाहते थे। मैंने कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं और उस लड़की की कब्र क्यों खोद रहे हैं? उसे तो हमने 1 घंटा पहले ही दफनाया था। वो जल्दी जल्दी ये काम कर रहे थे। मैं हैरान रह गया। फिर उनमें से एक लड़के को मैंने पहचान लिया था। ये वही लड़का था जो उस दिन राह चलते हुए मुझसे टकराया था, जिसको देखकर ये पता चलता था कि कोई बहुत ही बुरी नीयत वाला लड़का है। बस मेरे दिमाग में एक बात बिजली की तरह आ गई और मैं समझ गया कि ये लोग उस लड़की के रिश्तेदार तो नहीं हो सकते। मामला कोई और ही है। अब मुझे शायद मोहल्ले वालों को बुला लेना चाहिए, लेकिन जब तक मैं लोगों को बुलाने जाता तब तक तो बहुत देर हो जाती, क्योंकि रात का टाइम था, सर्दी का मौसम था। सब लोग अपने घरों में सो चुके थे और इतनी सर्दी में कौन आता है, जबकि उसका बाप भी उससे तंग आ गया था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा उठा लिया, जो शायद एक पेड़ का हिस्सा था, और नीचे गिर गया था। मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई थी। मैं अपने अंदर ताकत को जमा कर रहा था, क्योंकि उन दोनों के इरादे क्या थे अब मैं ये जान चुका था। उन्होंने मैयत को बाहर निकाल दिया और कफन भी खोदने लगे, मगर मैंने उसी वक्त उन दोनों को मारना शुरू कर दिया। एक एक डंडा मैंने उन दोनों के सर पर दे मारा
उनमें से एक लड़का तो बेहोश हो गया था। एक लड़का जिसको मैं जानता नहीं था, मैंने उसको पकड़ लिया और उसे डंडे से मारना शुरू कर दिया था। शोर सुनकर वहाँ के कब्र खोदने वाले भी आ गए थे। वे वहाँ पर कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से में रहते थे और दीवार के उस पार उनका घर था। इतनी दूर से वे देख भी नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है। वो लड़का ज़मीन पर गिर गया था। मैंने जल्दी जल्दी मैयत का कपड़ा डाला, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वह लड़की तो ज़िंदा थी, क्योंकि वह सांस ले रही थी, लेकिन बहुत ही गहरी बेहोशी में मालूम पड़ रही थी। कब्र खोदने वाला वहाँ पर आ गया था। उसने उस लड़के को पकड़ लिया था। मैंने कहा कि इसे छोड़ना मत, और ये लड़का जो बेहोश पड़ा है उसको भी पकड़ लो। ये लड़की ज़िंदा है, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। कब्र खोदने वाले ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो? मैयत को कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, ये मैयत नहीं है, मैंने उसे गोद में उठा लिया था। उसका वज़न इतना ज़्यादा नहीं था। अस्पताल पास में ही था। मैं जल्दी से उस लड़की को वहाँ पर ले गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए। बाकी सब लोग भी आ गए थे। सब मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मैयत को अस्पताल क्यों लेकर आए हो। मैंने डॉक्टर से कहा कि इसका चेकअप करिए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसने कहा कि इसकी सांसें तो बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, हमें उसे जल्दी ऑक्सीजन लगानी होगी। मैंने कहा जो भी करना है जल्दी कीजिए। वे जल्दी जल्दी उस लड़की को अंदर ले गए थे। उसका इलाज शुरू हो गया था। एक आधे घंटे तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे ज़िंदा है भी या नहीं, बचेगी भी या नहीं। मैं हैरान था कि ये लड़की ज़िंदा थी और उसको दफन कर दिया गया था। ये सब कुछ उसके बाप की वजह से हुआ था, उसने जो जल्दी जल्दी मचा रखी थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी उसकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन आगे के 24 घंटे उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। मैंने कहा, उसको क्या हुआ था? उन्होंने बताया कि उस लड़की ने नींद की बहुत ज़्यादा गोलियां खा ली थी, लेकिन ये मरी नहीं थी। वह ऐसी हालत में थी जिसमें इंसान का दिल धड़कन और सांस लेने की रफ्तार में इतनी कमी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि इंसान मर गया है, और फिर उसे 2 या 3 दिन बाद होश आता है। ऐसे मरीज़ को देखकर सिर्फ डॉक्टर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह ज़िंदा है। शायद उसके घर वाले इस बात से बेखबर थे। डॉक्टर ने कहा कि अब आप इंतज़ार करिए, अगले 24 घंटे के बाद देखेंगे क्या होता है। डॉक्टर ने बताया कि तमन्ना ज़िंदा है। शायद उस लड़की ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। उसके बदन से जान नहीं निकली, लेकिन उम्मीद ख़त्म हो गई थी। इसलिए सब कुछ हुआ है। इंसान का दिमाग बड़ा ही सेंसिटिव होता है। दुख और सुख से ही तो चलता है, खुशी से तो जीता है, मगर गम से मर जाता है। डॉक्टर ने कहा कि आप उसके माँ बाप को बता दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताना चाहता, लेकिन ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई थी, जबकि इस बारे में सिर्फ उस कब्र खोदने वाले को ही पता था। हमारी गली के कुछ लोग आ गए थे। वे तो सारी समस्या को देखकर मेरे साथ हो गए थे और उन दोनों आवारा लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया था। हमने पुलिस को भी कहा था कि उनको उनके घर वालों से बात ना करने दें। पुलिस वालों ने कहा कि बात करना तो दूर की बात है, पहले तो हम उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे। उनकी इतनी हिम्मत कि वे कब्रों से लड़कियों को निकाल कर उनके साथ गलत काम करना चाहते थे। बाद में पता चला कि उस लड़की के साथ पहले भी इन्हीं लड़कों ने रेप किया था। अब दोबारा से ये सब कुछ करने के लिए आए थे। पुलिस वाला भी उसी थाने का और उसी बीट का था। पुलिस वाला खुद भी बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि हम भी बेटियों वाले हैं, ऐसे इंसान को अगर बिना सज़ा दिया छोड़ दिया जाए तो ये कल को ये सब कुछ हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। मैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊंगा। तमन्ना 24 घंटे के बाद होश में आ गई थी। मुझे देखकर पहचान गई थी। नर्स और डॉक्टर ने उसको सब कुछ बता दिया था। वे बेचारी अब क्या बोलती, वे तो अजीब सी हालत में थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती हो? तब उसने मना कर दिया था। फिर हमने उसको समझाया कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ होगी, बहनें होंगी, तुम्हारे लिए तड़प रही होंगी, मगर उसने फिर भी मना कर दिया था। मगर ये बात छुपाने वाली नहीं थी। उसके घर वालों को पता चल चुका था। वह भी अस्पताल आ गए थे। तमन्ना की माँ उससे लिपट कर रोने लगी थी। हम सबकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने कहा कि ये मेरी बड़ी बेटी है, मेरी पहली औलाद है, मैं उसके बगैर कैसे रह सकती हूँ। उसने अपने पति से कहा कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। उसके बाप का सिर भी शर्म से झुक गया था। सबने उसे समझाया कि तुम्हारी बेटी ने खुद किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि उस बेचारी के साथ तो खुद जुल्म हुआ था, और जिसने जुल्म किया था वह भी अब पकड़ा गया है। तमन्ना का बाप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। वह भी रोने लगा।
अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी बेटी उससे डर कर पीछे हट गई थी। ये मंज़र देखकर मैं फूट-फूट कर रोने लगा और ऊपर वाले से माफ़ी माँगने लगा। पुलिस वाले ने कहा कि अब इस लड़की का क्या होगा? ये तो बेचारी हर तरह से बदनाम हो गई है। मैंने कहा कि उसकी ज़िंदगी बच गई है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर पता चला कि मोहल्ले के एक लड़के ने उससे शादी करने की बात की है। मैं उस लड़के को जानता था। उसका बाप इस दुनिया में नहीं था और वह अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन मेहनत मज़दूरी करता था। हम सब ने फैसला किया कि हम सब मोहल्ले वाले मिलकर उसकी शादी उस लड़के से करवा देंगे। हम सब बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा दी। सब ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था और उस पुलिस वाले ने उस लड़के के लिए नौकरी का भी इंतज़ाम कर दिया था। अब तमन्ना की शादी हो गई थी और वह अपने पति के साथ बहुत खुश रहती है। मुझे ऐसा लगता था कि वह मेरी ही बेटी है। उसका पति साहिल मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले जाता। मैं तमन्ना बेटी से मिल लेता हूँ, मुझे देखकर वह खुश हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरी ही बेटी है और मैंने ही उसकी शादी की है। मेरे दोनों बच्चे तो अब इस दुनिया में नहीं थे, मगर तमन्ना की वजह से मैं फिर से जी उठा था। आज तमन्ना को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है और आराम मिलता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी एक नई दिलचस्प कहानी के साथ।